नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लोकसभा मधुबनी का 20 मई को होना है, लेकिन हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और 5 लोकसभा के क्लस्टर सह प्रभारी आर.के. चौधरी जी का, जिनका स्वागत है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा आर.के. चौधरी जी, एक बड़ा सवाल, चुनाव तो देख रहे हैं, कई जगह घूमे होंगे, माहौल जो है वो विकास को हमने नहीं देखा। पहले लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई है, व्यवसाय, बहुत तरह की बातें कह रही हैं, लेकिन जाते जाते चुनाव के समय सिमट जा रहा है। 2 विचारधारा, एक मोदी को हटाना है, दूसरा कह रहे मोदी को फिर से लाना। आपको एहसास हुआ क्या इस बात का? देखिए, आपको मालूम होगा कि यह चुनाव कोई मुखिया, सरपंच और क्या कहें जिला परिषद का नहीं है। यह चुनाव राष्ट्र निर्माण का है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए देश का प्रधानमंत्री चुनना होगा, और देश का प्रधानमंत्री कौन हो उसमें तो हम देख पा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में तय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जो दूसरा इंडिया गठबंधन है, वहाँ हम यही नहीं देख पा रहे हैं कि इस गठबंधन का दुल्हा कौन है, इसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जिस गठबंधन में यही नहीं तय है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, नेताविहीन चुनाव लड़ा जा रहा है। और यह भी जानकारी मिली है कि अगर जीत जाते हैं या कोई बात ऐसी होती है तो 1 साल ममता बनर्जी चलाएंगे, 1 साल राहुल बाबा चलाएंगे, तो 1 साल कोई और चलाएगा। तो ये बंदर बांट, ये देश है, बंदर बांट करने का जगह नहीं है। जनता सब समझती है, इनके पास किसी तरह का कोई देश के विकास का एजेंडा नहीं है। एहसास हुआ कि विकास का मुद्दा नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे मोदी ने क्या क्या नहीं किया। लोग कह रहे हैं मोदी को फिर से लाना है, कह रहे मोदी को इस बार हटा ही देना है, इस तरह का है। तो ये एहसास जो है, जो विचारधारा, मुझे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए और देश को विश्वगुरु बनने के लिए लोगों ने ठाना है कि नरेंद्र मोदी को जिताकर प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये जो मैसेज विपक्ष दे रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जीतते हैं तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा, ये जो अनाज देने की बात चल रही है जिसको लेकर मुद्दा, ये कह रहे हैं कि ये लोग तो बांटते हैं, फ्री का आदत लगा रहे हैं, वो खराब है। तो इन तमाम बातों को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रही है कि किसी भी तरह मोदी इस बार नहीं आना चाहिए। देखिए, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं स्वाभाविक रूप से विरोध की बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, या कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मिथिला की पावन धरती दरभंगा आए थे और अपने मंच से उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ संविधान खतरे में नहीं है, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ये सिर्फ विरोधियों की बात है, और विरोधी में कौन सा लोग है आपको पता है। वो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे तो वो उनका काम है बोलना, और बोलते ही रहेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ कोई बोलता है, देश का प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों को समझना चाहिए उसके पीछे क्या भावना है, उसके पीछे क्या ताकत है, किसकी आवाज़ है। तो स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर इसका विवाद बनाना तो आपकी मर्जी। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री ने भी कई बार मन से कहा कि हमको सब गालियाँ देते हैं, हम देखा होगा। तो क्या इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई थे, किसी को ऐसी गालियाँ, इनको आखिर गालियाँ क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? परिवारवाद के नाम पर बात, उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पूरा है, तो आखिर गाली क्यों उनको दे रही है? इस मुद्दे को प्रधानमंत्री उछाल क्यों रहे हैं? अब मैं उसको उस रूप में ले रहा हूँ कि जो भी इस देश में पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, जो अभी भी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान यह चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो, तो जो उसके समर्थक लोग हैं इस देश में, वो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर देंगे, वो प्रधानमंत्री को गाली देंगे, इससे बचा नहीं जा सकता। परंपरा जो विकसित हुई है, नहीं, मानसिकता है, परंपरा नहीं है। नहीं, ये मानसिकता है, उनकी मानसिकता यही है कि प्रधानमंत्री चूज करे कि देश का, इस भारत देश का प्रधानमंत्री कौन हो। अरे भाई, किससे संभव है? खाते हैं मोदी, जाते हैं चिकित्सा करवाने मोदी के अस्पताल में जो मोदी ने बनाया है, जो मोदी जी ने इतने सड़कें बनाई उस सड़क पर चलते हैं, जो मोदी जी खाद 5 किलो अनाज देते हैं उसको लेते हैं, आयुष्मान का कार्ड देते हैं हेल्थ के लिए, उसका आप खाते हैं मोदी की और गाते हैं पाकिस्तान की।
तो उसका क्या इलाज है? ये उसकी मानसिकता है और वो करता ही रहेगा और हम लोग देश में सरकार बनाते ही रहेंगे। अच्छा, ये अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि इस बार जो एजेंडा है, उन्होंने बार बार कहा कि पीओके इंडिया का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चाइना आपके अंदर जो है सो घुस गई है, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, और आप पीओके की बात कर रहे हैं। तो पीओके से भारत को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, ये कह रहे हैं। अरे ये सब जिस समय देश आज़ाद हुआ और इस आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, ये इन लोगों की सोची समझी मानसिकता थी कि पाकिस्तान क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर के बगल में ही तो पीओके है, तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगा दो। 370 धारा लगा तो मतलब है कि देश के अन्य बाकी लोग वहाँ जा ही नहीं सके, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सके, वहाँ बिजनेस नहीं कर सके, जो करे वहीं का लोग करे, जो केंद्र से पैसा जाए उसका बंदर बांट करो, आतंकवादियों को पैसे बांट दो। तो उसी तरह से ये पीओके ओरिजिनली आपका ही है और निश्चित रूप से यह पंचवर्षीय आपने दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अगर मौका दिया जनता ने, तो आपका पीओके होके रहेगा। 2019 में, हालांकि आप उस समय भाजपा में नहीं थे, राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए थे, उस समय 19 में जो लहर दिख रही थी आपको, मोदी लहर, क्या 2024 में भी वो लहर दिख रही है, या फिर इस बार लोगों में शांति रहे, एकदम खामोशी के साथ वो वोटिंग करते रहे, उत्साह नजर नहीं आया? देखिए, हम भी मिथिला के हर लोग सभा क्षेत्र में लगभग दौरा कर चुके हैं, सुदूर देहात में भी गए हैं, ज़मीन पर भी हैं, किसानों से भी बात हुई है, व्यापारियों से भी बात हुई है। इस बार जो वोटर है ना, बड़ा साइलेंट है, वोटर खुल ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यक्ति किसको वोट देगा। पिछले बार तो खुला था ना, बहुत तेज खुला। इस बार की बात कर रहे हैं आप, मोटा मोटी चुनावों के परिणाम आने दीजिए, जो भी मोदी जी का अधिकृत उम्मीदवार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का या गठबंधन का, सब पिछली बार के ही तरह जीत के पार्लियामेंट जाएगा। क्योंकि जो आप बताते, जो पढ़े लिखे शिक्षित महिलाएं हैं, मुसलमानों की जो है शिक्षित महिलाएं, ये तलाक ट्रिपल तलाक हटने के कारण निश्चित रूप से जो शिक्षित महिलाएं हैं वो मोदी जी को वोट कर रही हैं, लेकिन अपने शौहर को भी नहीं कह रही हैं, अपने बेटों को भी नहीं कह रही कि मैं कहाँ वोट करने जा रही हूँ। यह वोटर मोदी जी का प्लस वोटर है निश्चित रूप से, और विश्वास अति पिछड़ा। मुस्लिम वोट भी कर देते हैं मोदी जी को, तो बीजेपी नहीं कहते कोई मुस्लिम वोट देता है, जबकि आप कहने की देते हैं। इस बार अभी तो 3 तलाक इसी पंचवर्षीय में आया है ना, उसके बाद पहला चुनाव हो रहा है। और आपको बता दें कि मुस्लिम वोटर के अलावा अति पिछड़ा और दलित लगभग 85 से 90% मोदी जी को वोट दें, वही जिनका पिटारा होगा। और जितना उम्मीदवार है जो पिछली बार जितने मत से जीता था, उसी मत से जीत के लोकसभा में जाएगा। फिर यही आरोप लगेगा कि आपने हैक कर लिया ईवीएम को, क्योंकि अभी जो माहौल है वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ है, लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ जोश उमंग नहीं है। लेकिन जीतेंगे तो फिर ईवीएम हैक का आरोप है, तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं, सब चीज़ समझते हैं। अगर हम ईवीएम हैक कर लेते, हैक करते, तो आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन जाती। वो तो करें दो को दिखाना, नहीं, दिखाना कैसे होता है? ईवीएम है। आप आंध्र प्रदेश में सरकार बना ली, वहाँ तो ईवीएम हैक की चर्चा नहीं की है। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने वहाँ ईवीएम को हैक कर लिया। ये आरोप प्रत्यारोप है, कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईवीएम सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें वोट डालने से जो जनता, जो मतदाता जहाँ वोट डालते हैं वहीं जाता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। यह एक संचय भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच, और कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपको भी एहसास होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं या जदयू के प्रत्याशी के क्षेत्र में जनता उनको नकार दी है, अगर पूछे तो प्रत्याशियों को नकार दी है, और ये वोट सिर्फ मोदी के नाम पर गिर रहा है। जनता का कहना है कि एक बार भी क्षेत्र में घूमने के लिए, हमसे मिलने के लिए प्रत्याशी नहीं। आक्रोश इस बात का है, आक्रोश इस बात का नहीं हो रहा है कि यहाँ विकास का काम हुआ या नहीं हुआ, आक्रोश इस बात का है हमसे मिलने नहीं आए। तो इसका जवाब क्या दे रहे हैं आप? दूसरे नेता जा रहे हैं, उनको खुल करके बोल रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी आपका प्रश्न जायज़ है, और इस तरह की बातें हमारे समक्ष भी आई है। होता क्या है कि इस बार जो 2019 में चुनाव हुआ, वो चुनाव मोटा मोटी कोरोना काल में ही प्रारंभ हुआ, और लगभग 2 साल प्लस कहें तो लोग कोरोना से ग्रसित रहा। भाई को नहीं देख पा रहा था, बाप मर गया, उसको जलाने बेटा नहीं जा रहा था,
तो एक सांसद आपके घर कैसे आए, तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो टोटल जो 1825 दिन हुए 5 साल के मोटा मोटी मिले, उसमें से 2 साल काट दो तो करीब करीब 800 दिन हर एक सांसद का तो चला गया कोरोना काल के चलते। जो बाकी बचा दिन, उसमें लोकसभा सेशन देख लो कितने दिन चला है, फिर पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी होती है, उसको अटेंड करना पड़ता है। तो जनता को यह समझना होगा, हो सकता है बेशक घर घर जनता के सांसद नहीं जा पाए हों, लेकिन हमने देखा है कि समाज के हित में, सार्वजनिक हित में बड़े विकास के काम हुए। आप जब जाते होंगे क्षेत्र में तो लोग ये प्रश्न उठाते होंगे, लोग समझ जाते हैं ना। मैंने जो आपको आकलन बताया, जनता समझ जाते हैं कि हाँ इस बार व्यवस्था थी, लेकिन साहब जिता कर तो मोदी के नाम पर हम भेजेंगे ही, लेकिन आप अगले बार जरूर उनसे कहिए, दरखास्त करिए कि हम लोग के बीच आएँ। तो हम भी माननीय प्रत्याशियों को कहते हैं ये फीडबैक है। निश्चित रूप से इस बार कोरोना काल का समय बड़ा ख़राब समय रहा, 3 ही साल समय बचा, 3 साल में संसदीय कार्यों को भी निर्वहन करना है, आप नहीं जा पाए, लेकिन जनता तक नहीं गए। तो इतना मैं दावा जरूर करता हूँ कि जनहित में बहुत विकास हुआ। अच्छा, एक चीज़ झंझारपुर में संजय झा ने कहा कि आप एक बार रामप्रीत मंडल को जिता दीजिए, ये जो है सो जीतने के बाद 3 महीना हर घर घूमेंगे, उन्होंने कह दिया क्लियर। तो ये तो लग गया ना कि प्रत्याशी की वजह से मोदी जी पर इफेक्ट पड़ रहा है। मोदी जी का जो लहर था, मोदी जी अगर अच्छा काम किए तो फिर इतना संशय क्यों, इतना प्रत्याशियों में भय क्यों, आप लोगों में भय क्यों? अगर मोदी जी वास्तव में अच्छा काम किए होंगे तो बहुत अच्छा वोटिंग होना चाहिए था। ये क्यों हो रहा, प्रतिशत कम हो रहा है, लोग उतना ज़्यादा जोश में नहीं आ रहे हैं? नहीं, यह आपका सोचना है, आमजन का सोचना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है ना उम्मीदवार को, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 टायर्ड सर्वे करवाती है और आकलन करती है। यह नहीं कि किसी ने पैरवी कर दिया, यह दूसरे दलों में चलता है, जहाँ प्रोप्राइटरशिप है, जहाँ परिवार ही पार्टी को चला रहा है। यहाँ परिवार पार्टी को नहीं चलाता है। हो सकता है 1-2 पॉलिटिशियन के बेटे राजनीति में हो, वो परिवार पार्टी नहीं चला रहा है, लेकिन जो परिवार पार्टी चला रहा है वहाँ इस तरह की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही स्क्रीनिंग के बाद 1 सर्वे, 2 सर्वे, अंतिम सर्वे होने के बाद जो उनके समक्ष निकल के आता है, उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट। तो इसका कुछ असर होगा विधानसभा में, क्योंकि बहुत से विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं, आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हायाघाट क्षेत्र में आपने काम भी किया है, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। आप कितने घरों में विजिट किए, क्योंकि आप चुनाव आएगा तो आपसे पूछेंगे आर.के. चौधरी जी चुनाव के समय में याद आया आपको, पहले नहीं था? व्यक्तिगत रूप से मेरा पूछिएगा तो मैं 15 साल से एक ही विधानसभा में पंचायत गांव-गांव और घर जाने का काम करता हूं। ऐसा हायाघाट का कोई गांव नहीं है जहां 100 लोग से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हो। लोग बूथ कमेटी, फलाना कमेटी, चलाना कमेटी बनाने की बात है, बूथ जीता तो चुनाव जीता बोलते हैं, लेकिन हम उससे ऊपर हैं। अब हर गांव में सैकड़ों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, इसलिए जुड़े हैं कि सुख में, दुख में, मरनी में, हरनी में, शादी में, विवाह में, जब भी किसी ने मुझे याद किया है तो हम उसमें शामिल हुए हैं, और शामिल होने के कारण हमारी उनके साथ एक सामाजिक संबंध बन गया। अब वो संबंध घरेलू संबंध सबके साथ हो गया है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, क्योंकि अब ये लोकसभा समाप्त होते ही 1 माह के बाद विधानसभा में हमारी पूरी टीम लग जाएगी और हम भी सर्वे करेंगे कौन सा प्रत्याशी क्या है। आप जब भाजपा में आए तो कुछ तो सोच के आए होंगे कि हाँ पार्टी जो है सो हमें, आप अपना विकल्प भी दे चुके होंगे। विकल्प में हायाघाट और कौन सा विकल्प है, और हायाघाट अगर है विकल्प तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रजामंदी है, क्योंकि आप कहा जाता है नित्यानंद राय के भी नज़दीकी हैं, सम्राट चौधरी के भी नज़दीकी हैं, तो क्या लगता है कि ये तैयार है, आपका पूरा रोड मैप तैयार है आपको? देखिए मैं उसी बात पे आता हूँ। बिहार में जो मेरा आकलन है, और सच्चाई से कह रहा हूँ, मन बढ़ा के नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिलेगा। पक्का वो जितना बोल रहे हवा पानी दे दें। और अतीक अहमद के स्टाइल में मधुबन के प्रत्याशी माथे में जिस तरह से तौलिया बांध के घूम रहे हैं, जनता बताएगी। अतीक का जैसे खौफ था ना उत्तर प्रदेश में, वही खौफ जो मधुबनी में पैदा कर रहे हैं वो नहीं चलने वाला। ये मधुबनी की जनता है, शिक्षित जनता है, ईमानदार जनता है, मेहनती जनता है, ये पाक पुक से डरने वाला नहीं है। उनको 4 तारीख को पता चल जाएगा जब उनका पाक उतार देगा वहाँ का जनता।
और भारतीय जनता पार्टी की बात आप पूछ रहे थे, टिकट की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का पैमाना, हमारा संबंध नित्यानंद राय जी से है या मेरा संबंध सम्राट चौधरी से है या गोपाल जी ठाकुर से है, सभी मित्रवत संबंध है। संबंध भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का पैमाना ही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में पैमाना होता है मेरिट का, जिताऊ उम्मीदवार का। वो सर्वे कराएगी, जांच पड़ताल करेगी, उनको लगेगा कि आर.के. चौधरी जिताऊ उम्मीदवार हैं, जनता उन्हें चाहती है, तो मुझे स्वयं बुला करके टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा। और भी कोई विकल्प होगा? कोई विकल्प नहीं है। अब लड़ना वहीं, जीना वहीं है और मरना भी वही उसी विधानसभा में। पप्पू यादव की तरह जो भी है, जिस तरह से सोचिए, मैं उस क्षेत्र को बहुत सींचा हूँ। जनता आशीर्वाद देना चाहती है। किसी कारण बस मुझे बहादुरपुर का टिकट गले में ढेंग की तरह लटका दिया गया, मेरे साथ अन्याय किया गया। अब मैं वो चीज़ नहीं होने दूंगा। हमने विधानसभा के जनता की सेवा की है और जनता मुझे आशीर्वाद देना चाहती है। आज भी लोग कहते हैं कि आप कोरोना काल में 176 गांव में जाकर के गांव का सैनिटाइजेशन करवाने का काम किया। 500 गरीब लोग जो बाहर नौकरी करने गए थे, गरीब जिनको फैक्ट्री मालिकों ने निकाल दिया, बाहर सो रहे थे, उनको मैंने 2-2 हज़ार रुपये देने का काम किया, जो 10 लाख रुपया होता है। ये बैंक ट्रांसफ़र है, ऑफिशियल नहीं कि मैं आपके स्टूडियो में आके हवा दे रहा हूँ, ये ट्रांसफ़र्स हैं। तो वो लोग जो है, उनका परिवार जो है, सब जुड़ा हुआ है, सब आया। और 2020 में जब देखा कि ईवीएम में मेरा नाम नहीं, लोगों ने मतदान नहीं किया, तकलीफ़ से। जनता वहाँ की कहती है कि कुछ नहीं, अब आप सिर्फ हम लोगों को मौका दीजिए कि आपको जिताकर हम विधानसभा भेजते हैं। एक ये भी कहा जा रहा, आप पर आरोप लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो अलग अलग दल में हैं, कुछ बड़े, उन लोगों को भाजपा में नहीं, आप एजेंट का काम नहीं, ये भाई दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है कि विकासशील देश से विकसित देश बनाना, आने वाले दिनों में विश्व में इस देश को विश्व गुरु बनाना, और जो हमारी अभी 5वीं इकोनॉमी है वर्ल्ड में, भारत, उसको तीसरे इकोनॉमी पर लाना। अगर इकोनॉमी ऊपर आएगा तो लोगों का समृद्ध बढ़ेगा, लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग कहते हैं ना, वो बढ़ेगा। इन कामों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के देश विकास, देश के हित और कैसे देश को विकसित देश बनाएं, इस आइडियोलॉजी को देखकर लोग प्रेरित होकर स्वतः आ रहे हैं। चलिए अंतिम सवाल का, वॉशिंग मशीन तो तैयार है, चुनाव के बाद फिर वॉशिंग मशीन सुनते हैं काम करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे वॉशिंग मशीन में धुल करके फिर आपके पास अच्छे से आ जाएंगे। ये वॉशिंग मशीन का खेला तो निश्चित तौर पर भाजपा पर आरोप है। अगर मान के चले बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको क्यों लाती है भाजपा अपने में? बाकी अच्छा काम कर रही है, आलमगीर का 330 करोड़, आज भी 40 करोड़ का आगरा में रिकवर हुआ है, लेकिन उन लोगों को शामिल क्यों किया जाता है? और आपका वॉशिंग मशीन तैयार है, चुनाव के बाद कुछ करेगा वो? वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम तो मेरे समझ में नहीं है, ये तो विपक्ष कह रही होगी। विपक्ष ही कह रही है, विपक्ष का काम है कहना, और वो कहते रहेंगे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कितना भी गंदा काम करो मशीन में डाल दो, वो धुल करके बाहर निकल जाएगा। ये तो आरोप लग रहा है। ये आरोप ही मात्र है। बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन में नहीं है। जिसमें मेरिट है, जिसमें क्षमता है, जिसमें ऊर्जा है, जिसकी छवि अच्छी है समाज में, उसी को बीजेपी अपने दबे में लाती है। तो हमारे साथ आर.के. चौधरी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और खासकर बता दें कि बिहार में इनकी अच्छी पकड़ है। ये जिस जाति संगठन से जुड़े हैं उसके लिए वो ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर जाति अपने अपने एक नेता बुलाती है। जैसे देखिए हमने मधुबनी की कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र में गया जहाँ की चिराग पासवान के नाम से ही सीधे करते वो चिराग को देंगे, जहाँ हम पार्टी के जीतन राम मांझी जिधर जाएंगे वहाँ जाएंगे। इसी तरह आपका भी जो एक संगठन है, वो क्या संगठन वो आपके पीछे फॉलो करेगा? क्योंकि दरभंगा में भी 2-2 आदमी 3-3 आदमी के नाम आ रहे हैं, तो इस तरह का फॉलोअप करेगा? नहीं, जहाँ तक आप क्षत्रिय समाज की बात करें, क्षत्रिय संगठन की बात करें, संगठन हो, क्षत्रिय समाज हो, जो भी हो, जो क्षत्रिय है, राजपूत जिसको कहते हैं, आप जान लीजिए 98% राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो संगठन एक्टिव हो या ना हो, मानसिकता ही उनकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो धन्यवाद
देखिए कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, इनसे बात बात वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा है, लोकसभा के बाद ही, क्योंकि प्रत्याशी हो या जो जीते हुए वहाँ के एमएलए हो, अब उनसे जनता सवाल पूछना शुरू करेगी, जो लोकसभा के प्रत्याशी से पूछना है कि 5 साल आप क्या करेंगे। और ये 5 साल के लिए अब प्रत्याशियों को क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, जनता देखेगी, जनता पूछेगी, और जिसे वो पसंद करेगी उसे फिर विधानसभा चुनाव, क्योंकि इससे ज़्यादा कठिन चुनाव विधानसभा का होने वाला है। और इसमें आर.के. चौधरी विभिन्न क्षेत्रों में जा करके अपने हाईघाट विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास में लगे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार चुनाव अपडेट, क्योंकि बिहार मित्र न्यूज़ टीम मधुबनी में चुनाव के दिन सुबह से दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल और किधर वोटिंग हो रही है और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। धन्यवाद। बहुत बहुत